क्यों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर, जो कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक। और इसमें सबसे जो बर्निंग विचारक है, जिसके बारे में दुनिया सब जानती है, वो है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स से संबंधित आप सब बातें जानते हैं। ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और फिर आगे चल के कम्युनिज्म की इसकी थ्योरी आती है। और दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये इसके प्रसिद्ध वाक्य हैं। और दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की है, उसको पढ़ पढ़ के दुनिया के जो बहुत से विचारक हैं वो बहुत उद्वेलित हैं। तो दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, एक वो जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं, एक वो जो नहीं मानते। इनके हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले में तो इनकी रचनाएं, जीवन परिचय और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरे में इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथे में हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और चौथे में आ जाएगा तो ठीक है, तो 5वें में हम पढ़ेंगे पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य की अवधारणा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद 2 और हैं राज्य की, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। का जन्म जर्मनी के ट्रीव्स नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। लेकिन जब मार्क्स 6 साल का था तो उसके पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ले लिया। प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके भावी ससुर तथा उदार विचारक वेस्टफेलन के घर हुई। उसने हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आके 1848 में जैना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसकी इच्छा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद प्राप्त करने की थी, किंतु ऐसा न हो सका और वह एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र रीनवे जीतुंग का संपादक बन गया। फिर एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में प्रभावशाली रूप से उसने ख्याति प्राप्त कर ली, किंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रशिया के अधिकारियों को उसने अपना विरोधी बना लिया। मार्क्स ने 1848 में एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसे साम्यवादियों का दर्शन या धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। मार्क्स ने न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन वरन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया। उसने 1845 में इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित किए। 1864 में उसने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात है। 1883 में कार्ल मार्क्स का देहावसान हो गया। उसकी मृत्यु पर एंजल्स द्वारा पढ़े गए शव संदेश की कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था और उसने ऐसे अदम्य उत्साह, साहस और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परिणामतः वे अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। अब उसकी रचनाएं हम देखें तो हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन टू दी क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। दूसरा है पवित्र परिवार, द होली फैमिली, 1844 में। तीसरी है दरिद्रता का दर्शन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, 1847। साम्यवादी घोषणा पत्र, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859। मूल्य, जीवन और लाभ, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865। पूंजी प्रथम खंड, दास कैपिटल, 1877। इसके मृत्यु के बाद अन्य 2 खंडों को एंजल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद पूर्ण पत्र जो थे उनको प्रकाशित कराया। फिर है फ्रांस में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1870-71। गोथा प्रोग्राम और शांति तथा प्रतिक्रांति, रेवोल्यूशन, गोथा प्रोग्राम, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। अब कार्ल मार्क्स के हम प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उसकी विचारधारा के, वो करीब 7 हैं। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद,
तीसरा है वर्ग संघर्ष, चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, छठा है राज्य और शासन संबंधी धारणा, सातवां है प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, आठवां है मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। अब द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, वह हीगल के अनुसार कहता है कि हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई, जिसके तीन अंग हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और संवाद, सिंथेसिस। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल की यही द्वंद्ववादी दर्शन है। उसके अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद, सिंथेसिस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने गेहूं के पीछे के दृष्टांत से, पौधे के दृष्टांत से समझाया है। गेहूं का एक दाना लेने से देखिए, ये दाना वाद है। भूमि में बोने के बाद उसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना है। तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम, निगेशन ऑफ निगेशन है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है: पूंजीवाद या व्यक्तिवाद संपत्ति की व्यवस्थावाद है, जिसमें ये असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा वर्ग के दो वर्गों में बंट जाता है। इस असंगत या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रति वाद स्वरूप समाज के विकास की वह व्यवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप यह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है तथा जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्व से बहुत अधिक भिन्न है। मार्क्स कहते हैं, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है वरन वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था और वह विश्वात्मा या सूक्ष्मतम आत्म तत्व को समाज का नियामक कारण मानता था। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक देवी आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की। उसका कहना है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं के बराबर है, परंतु इसके विपरीत भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और हमारे लिए यह सर्वथा सत्य है। इस कारण निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मरीचिका को अपने दर्शन का आधार हम कैसे बनावें? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती। इस प्रकार हीगल विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब मानता है, किंतु मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानता है। उसके शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। अब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं।